नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्जाम जो कि 20 अगस्त 2021 को होने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भूगोल से है और भूगोल का टॉपिक है मरुस्थल, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र। तो मरुस्थल क्या होते हैं, मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं, मरुस्थल के बनने के कारण क्या हैं और किन किन देशों में जो मरुस्थल पाए जाते हैं वो मुख्य मरुस्थल कौन कौन से हैं, चूंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये जो मरुस्थल है वो किस देश में पाया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाली हैं। वीडियो बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं मरुस्थल डेजर्ट के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक चित्र बना हुआ है जिसपे से एक तरफ आप देखेंगे तो आपको इस तरफ बालू नजर आएगी, एक तरफ आपको बालू नजर आएगी ये, ठीक है, और इस तरफ देखेंगे तो आपको बर्फ नजर आएगी। अक्सर अगर मरुस्थल शब्द जब यूज किया जाता है, लोगों के कानों में मरुस्थल शब्द पहुंचता है तो तुरंत उनके मस्तिष्क में एक ही प्रतिबिंब आता है बालू का, कि वो ऐसा क्षेत्र होगा, ऐसा एरिया होगा जहां पर बालू ही बालू दूर तक नजर आ रही होगी और एकदम सूखा होगा, कटीले वृक्ष होंगे, कटीली झाड़ियां होंगी, यही उसके दिमाग में आता है। लेकिन मरुस्थल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो क्षेत्र जहां पर पानी की हुआ ही ना हो या एकदम बालू ही बालू हो। मरुस्थल का मतलब यह है जहां पर ऐसी भूमि जहां की वार्षिक वर्षा बहुत ही कम हो, ठीक है, और साथ साथ में वहां वनस्पतियों का अभाव हो, या अगर वनस्पतियां उगती भी हैं तो उसी एटमॉस्फेयर के मुताबिक ही उगती हैं और बहुत ही कम उगती हैं। वहां के कुछ विशेष जीव हों, अर्थात वो जीव सिर्फ उसी स्थल पर ही रह सकते हों, ऐसी जगहों को हम मरुस्थल बोलते हैं, मरुभूमि बोलते हैं। जहां पर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो भूमि जो उपजाऊ नहीं होती है, जहां पर खेती नहीं की जा सकती है, वो भूमि को भी हम मरुभूमि बोलते हैं। ऐसे जगहों को हम लोग मरुस्थल बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरफ ये भी आपका मरुस्थल है और इधर आप देख रहे हैं ये भी, जहां पर बर्फ ही बर्फ नजर आती है, जहां पर आपको ये जीव नजर आ रहा है जो कि सिर्फ ये आपको, जिसे हम बोलते हैं बर्फीला भालू, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ वाले एरिया पे ही मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये मरुस्थल के दायरे में आएंगे, दोनों ही मरुस्थल की परिभाषा में आते हैं, ये बात जानते रहिए। आगे हम लोग बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। इतना पढ़ने से आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। देखिए मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल होते क्या है, यहां पर आप देख रहे हो, जैसे कि मैंने बात की कि औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, अर्थात वहां की जो वर्षा हो, उस एरिया की जो वर्षा हो वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो और कम ही हो। दोस्तों अगर अच्छी बारिश जब हम माना जाता है तो हम बात करते हैं कि लगभग 100 सेंटीमीटर के ऊपर जहां पर बारिश होती है, वहां की बारिश जो है वो एवरेज के करीब आती है। कहीं पर हम देखते हैं कि 125 सेंटीमीटर की बारिश होती है। अगर हम बात करें भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की, जैसे कि मैं यहां पर इसको मानू ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा, इसके आसपास के एरिया में जो बारिश होती है वहां लगभग 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है, अर्थात ठीक ठाक बारिश होती है और प्रतिदिन बारिश होती है। तो वो एरिया पे बारिश काफी अधिक होती है। लेकिन यहां मरुस्थल की जब हम बात करेंगे, मरुस्थल का मतलब है जहां पर 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो, मतलब ना के बराबर बारिश यहां पर होती है ऐसी जगहों पर। और यही कारण है कि वो जो भूमि है वो मरु हो जाती है, मृत प्राय हो जाती है, जहां पर वनस्पतियों का अभाव हो जाता है, उस भूमि को हम मरुस्थल बोलते हैं। अब ये मरुस्थल होते कितने प्रकार के हैं, इसके प्रकार भी होते हैं। तो जैसे ही आप देख रहे हैं यहां पर मैंने प्रकार लिखा हुआ है, और प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। एक तो मरुस्थल होता है जिसे हम उष्णकटिबंधीय मरुस्थल बोलते हैं, और दूसरे प्रकार के मरुस्थल को हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5 अंश से 30 अंश अक्षांश पर क्या पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। यहां पर लिखा हुआ है 30 अंश, यहां पर क्या लिखा है 30 अंश से 60 अंश अक्षांश पर क्या पाए जाते हैं, शीतोष्णकटिबंध पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ये 0 अंश अक्षांश रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, तो इसके ऊपर भी 5वें नंबर की आएगी, है ना, ऐसे ही नीचे भी 5वें नंबर की आएगी। तो यहां से शुरू करेंगे और हम 30 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, हम 30 तक जाएंगे, अर्थात 30 सेंटीमीटर अक्षांशीय रेखा तक हम जाएंगे, उत्तर में भी, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो इस एरिया पे जो है वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल पाए जाते हैं, ठीक है। अब जब बात करते हैं शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल की, तो अब इस 30 से हम ऊपर जाएंगे तो 60 तक, 30 से ऊपर जाएंगे तो 60 अंश अक्षांश तक उत्तर में भी और 60 अंश अक्षांश दक्षिण में भी, दोनों तरफ जो है 30 से 60, ठीक है, इनके मध्य जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ इतना अगर आपको पता चल जाएगा तो अब आप देख पाएंगे, जब मैं मैप दिखाऊंगा आपको तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो एरिया है, ये देश जो है वो किस अक्षांश रेखा के अंदर आता है, ठीक है।
हाँ, तो अब आइए बात करते हैं। देखिए दो प्रकार के हो गए। अब बात ये आती है कि पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा मरुस्थल उष्णकटिबंधीय है, या पूछ लेगा निम्न में से कौन सा मरुस्थल शीतोष्णकटिबंधीय है। एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा पूछा जा सकता है कि उक्त मरुस्थल या निम्न मरुस्थल किस देश में पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, या कभी कभी सुमेलित करके भी दे सकता है। एक तरफ दे देगा मरुस्थल और एक तरफ दे देगा देश। ठीक है, अब आप कहेगा आपसे कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, या सुमेलित कीजिए। इस तरीके से कई सारे सवाल जो हैं यहां से बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर बात करें हम सहारा मरुस्थल की, तो ये कहां पर है? उत्तरी अफ्रीका में है, और ये कैसा है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल कहां पर है? अटाकामा मरुस्थल की बात करें तो ये दक्षिणी अमेरिका में है। कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, अगर हम कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आगे हम देखते हैं दस्त एलुट। एक ये जहां पर ये हाईलाइट किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, दस्त एलुट, ये जो मरुस्थल है वो कहां पर है? ये ईरान में है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला, तो अगला है थार मरुस्थल। ठीक है, तो थार के बारे में आप जानते हैं ये हमारे भारत में है। ठीक है, ये थार मरुस्थल जो है वो हमारे भारत में है। आगे देखते हैं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन भी कहां पर है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये जितने भी मरुस्थल आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक जो मरुस्थल देख रहे हैं, सभी के सभी जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में आते हैं। अर्थात 5 अंश से 30 अंश अक्षांश तक के सीमा के अंदर जो मतलब मरुस्थल पाए जाते हैं, वो सभी के सभी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कहलाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय की बात करते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल की बात करते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं गोबी, ये उत्तरी चीन पे पाया जाता है। ठीक है, और दक्षिण मंगोलिया में भी इसका कुछ हिस्सा स्थित है गोबी मरुस्थल का। ये कैसा है? शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। तकला मकान की बात करें तो ये चीन में स्थित है, शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। पेंटागोनिया की बात करें तो ये शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। पेंटागोनिया ये कहां पर है? अर्जेंटीना और चिली वाले क्षेत्र में है। अभी मैं मैप में भी दिखाऊंगा। इसके अलावा लद्दाख में भी है। ठीक है, लद्दाख के एरिया आप देखेंगे, लद्दाख में बर्फ ही बर्फ है, तो वो भी एक तरीके का मरुस्थल है, और ये कहां पर है? भारत में है। तो ये जो कुछ मरुस्थल हैं जो कि हमने बात की उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की और शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल की, इन चीजों को आप जरूर याद रखिए। आगे हम लोग देखते हैं मैप। विश्व के मैप में देखेंगे तो जो प्रमुख मरुस्थल हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। जैसे कि हम शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका से, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर लिखा है ग्रेट साल्ट लेक मरुस्थल और ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ये जो मरुस्थल है ये उत्तरी अमेरिका में है। मोजावे और सोनोरिन मरुस्थल आप देख रहे हैं, ये जो काला वाला भाग है यहां पर ग्रेट मोजावे और सोनोरिन मरुस्थल है। ठीक है, ये जो आपका यूएसए में पड़ता है। इसके अलावा अगर आप अब इसके बाद इंपॉर्टेंट में अगर आएंगे तो हम आ जाएंगे दक्षिणी अमेरिका में। तो आप देख रहे हैं कि अटाकामा बना है ना, ये जो अटाकामा लिखा भी है और इसके साथ साथ काले से हाईलाइट भी किया गया है। ये जो है ये काले से दिखाया गया। ये कैसा, ये कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा मरुस्थल है। ये संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, याद रखिए, ये संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, कौन सा? अटाकामा। कहां पर है? जो अभी अभी आपने देखा अर्जेंटीना और चिली वाला जो एरिया है, तो अर्जेंटीना और चिली वाला एरिया यही किनारे वाला है। ठीक है, यहां पर अटाकामा पाया जाता है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क है और संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, तो ये याद रखिए कौन सा? अटाकामा मरुस्थल। पेंटागोनिया में भी पाया जाता है कुछ हिस्सा इसका। ठीक है, तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका में। आगे बात करते हैं और किस देश में? चिली और अर्जेंटीना में है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं तो अफ्रीका वाला आपको बहुत ही दूर से नजर आ रहा होगा, बहुत ही इससे सहारा मरुस्थल की। तो जैसा आपका स्पष्ट नजर आ रहा होगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप कहां पर है? ये दोस्तों है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ये टोटल क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। इस अफ्रीका महाद्वीप में आप देख रहे होंगे सहारा लिखा हुआ है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय मरुस्थल है। कैसा? विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय। अब यहां पर गैर ध्रुवीय क्यों लगा दिया, नॉन पोलर क्यों लिख दिया? क्योंकि आपने जाना है कि मरुस्थल सिर्फ बालू वाले ही नहीं होते हैं बल्कि बर्फ वाले भी होते हैं। जैसे हम अंटार्कटिका की बात करें तो इतना बड़ा है, बर्फ भी बर्फ नजर आएगी, अर्थात वो सहारा मरुस्थल से भी बड़ा है। अगर हम ध्रुवों की बात कर लें, ध्रुवीय मरुस्थलों की बात कर लें, तो सहारा से भी बड़े हैं। इसलिए यहां पर गैर ध्रुवीय मरुस्थल की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब ये विकल्प पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, सहारा मरुस्थल विकल्प में दिया हो और आपके अंटार्कटिका जो बर्फ का एरिया है वो या ध्रुवीय एरिया कुछ ना दिए गए हो, तो आपको फिर सहारा मरुस्थल ही करना पड़ेगा। ठीक है, या तो फिर ऐसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय मरुस्थल कौन है, तो फिर आपको बताना होगा सहारा मरुस्थल। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है ये यहाँ इसको बोलते हैं अरेबियन मरुस्थल। तो ये अरेबियन मरुस्थल आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फारस की खाड़ी है। ये जो है जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा तो आपको ज़्यादा स्पष्ट नजर आएगा। चलिए देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है ना अरेबियन मरुस्थल। तो ये आपका ओमान, अमन ओमान वाला सऊदी अरब वाला हिस्सा है, यहां पर अरेबियन मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, इसे रूब अल खाली भी यहां पर है।
ठीक है, रूब अल खाली भी यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है। इसके बाद आपने पढ़ा था कि दस्ते लूट जो है वो ईरान में है, तो ये देखिए दस्ते लूट यहाँ पर दिखाया गया है। दस्ते काबिर ये भी कहाँ पर है, ये आपका ईरान के पास में ही है, दस्ते काबिर और दस्ते लूट, ठीक है, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, दस्ते काबिर और दस्ते लूट ये ईरान में है। इसके बाद हम थार की बात करें तो थार यहाँ पर दिख रहा है, ये एरिया राजस्थान का है, ज्यादातर एरिया जो है वो राजस्थान का है, ठीक है, तो ये थार मरुस्थल भी पाया जाता है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल वो पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की बात करें तो ये थार वाला हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ जो मरुस्थल है, जैसे अब यहाँ पर हम एशिया में भी बात कर लेते हैं, जैसे चीन में बात कर लेते हैं गोबी, तो गोबी मरुस्थल यहाँ पर है, ठीक है। तकला मकान यहाँ पर दिखाई जा रहा है। कराकुम भी मरुस्थल है, काजिलकुम भी मरुस्थल है, ठीक है। तो ये जो मरुस्थल पाए जाते हैं काजिलकुम और कराकुम, ये आपके आल्पस पर्वत ऐसे इस तरीके से आया हुआ है। फिर आप पास में देखेंगे कैस्पियन सागर भी है, तो उसी के पास में जो है ये कराकुम और काजिलकुम है, तो ठीक है। अगर कराकुम और काजिलकुम की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप में आएंगे दोनों, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, हम लोग जैसे कालाहारी की बात करें तो कालाहारी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, कालाहारी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ऐसे यहाँ से भूमध्य रेखा जाती है तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और कालाहारी है कहाँ, अफ्रीका में है। नामिब कहाँ पर है, ये किनारे दिया गया है नामिब, ठीक है, ये नामिब दिया गया, ये भी अफ्रीका में है, और कालाहारी ये भी अफ्रीका में है। और सहारा जो कि विश्व का सबसे बड़ा है वो भी कहाँ पर है, अफ्रीका में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित जो देश है जैसे कि बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, इन देशों में ये नामिब और कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है, ठीक है। तो इतना आप याद रख सकते हैं, इन 3 देशों में जो है वो कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। आगे हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं, तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया में देखिए 3 मरुस्थल दिखाई दे रहे हैं, एक ये मरुस्थल है, एक ये मरुस्थल है और एक ये मरुस्थल है। इधर वाले की बात करें तो ये गिब्सन मरुस्थल है, ठीक है, गिब्सन। इसके बाद अगर इस तरफ वाले को देखेंगे तो ये ग्रैंड सैंडी मरुस्थल है, ठीक है। ये सभी जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी एरिया में पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जानते रहिए। इसके अलावा जो ये बीचों बीच पाया जाता है मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, जिसे हम ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहते हैं, तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, गिब्सन और ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये तीनों जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने वाले मरुस्थल हैं। तो इंपॉर्टेंट जो मरुस्थल थे, सिर्फ इंपॉर्टेंट मरुस्थल जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने सिर्फ उन्हीं चीजों की यहां पर बात की है, ठीक है। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अन्य संबंधित तथ्यों की बात करें तो यहां पर पहला तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिशमन प्रभावी कब हुआ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, अर्थात UNCCD। ये कब प्रभावी हुआ, 26 दिसंबर 1996 को। इसका मतलब क्या है कि दुनिया भर के जहां जहां पर ये मरुस्थल हैं, इन मरुस्थलों का विकास ज़्यादा ना हो, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए, इनके रोकथाम किया जाए, ताकि वहां की भूमि उपजाऊ हो सके और देश में जो है वो खाद्यान्न उत्पादन बड़ी मात्रा में हो सके, ताकि जो भूखमरी है उसका रेट जो है रैंक वो नीचे आए। तो ये इसका क्या है, उद्देश्य है UNCCD का। ये कब लागू हुआ, पूरी दुनिया में 26 दिसंबर 1996 को। अगला पॉइंट है, वर्ष 1997 में इस अभिसमय के पक्षकारों की प्रथम बैठक का आयोजन हुआ। कहां पर हुआ, रोम में हुआ, इटली में हुआ, जिसे हम कोप 1 नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कोप 1 नाम देते हैं। कहां पर बैठक हुई इसकी पहली, रोम इटली में, ठीक है। UNCCD का अगर सचिवालय की बात करें तो ये कहां पर है, बॉन जर्मनी में। तो याद रखिए UNCCD की पहली बैठक रोम इटली में होती है, लेकिन इसका सचिवालय कहां पर है, बॉन। ये बॉन जर्मनी देश में पड़ने वाला एक शहर है, वहां पर इसका सचिवालय है। UNCCD का सत्र द्विवार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है। इस अभिसमय की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो इसका इस अभिसमय की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अर्थात COP। तभी आपने देखा था COP 1 लिखा था, ओके। अगला पॉइंट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के लिए भारत का नोडल मंत्रालय, अर्थात ये तो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय किसको रिकमेंड करती है, ये हर एक देश में किसी एक मंत्रालय को रिकमेंड करती है। तो हमारे देश में इसकी नोडल जो मंत्रालय है इसका वो है पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। अर्थात भारत में अगर बात करें कि मरुस्थल को रोकने का काम कौन करता है, तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है, ओके। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ
डेजर्ट्स एंड डिजर्टिफिकेशन घोषित किया गया वर्ष 2006 को। यूएनसीसीडी को पेरिस में अंगीकृत किया गया 17 जून 1994 को। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, इनको आप जरूर याद रखिए। आगे देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बारे में बात करें तो जैसे यहां पर ये एक नागफनी का बना हुआ है चित्र, इसके बाद यह लिखा हुआ है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, जैसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहते हैं। ठीक है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहते हैं। इसके बाद इसी को हम कहते हैं कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? तो वो थार ही है। यहाँ सबसे ज्यादा, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी इसी मरुस्थल पर निवास करती है। अर्थात सिर्फ मरुस्थलों की बात करें तो दुनिया का वो मरुस्थल जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है वो थार, और कहां पर है? इंडिया में है। ओके, और थार, और इंडिया में थार जो है वो जो आपका राजस्थान वाला एरिया है, राजस्थान जो राज्य है वहीं पर ये थार मरुस्थल पाया जाता है। थार मरुस्थल की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अर्थात देखिए, मरुस्थल में जो है लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि वहां फसलें नहीं उगती हैं, पशु रह नहीं सकते हैं, पानी पीने के लिए मिलता नहीं है, पेड़ पौधे नहीं होते हैं, इसलिए वहां लोग बहुत कम रहते हैं। लेकिन भारत का जो मरुस्थल है थार, वहां पर लोग रहते हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी मरुस्थल में रहने वालों की है। तो 83 प्रति वर्ग किलोमीटर, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर के दायरे में 83 व्यक्ति जो है वो रहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये था मरुस्थल के बारे में हम लोगों ने जाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, हालांकि मैंने काफ़ी रफ्तार से बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो दोबारा पॉज करके ये वीडियो बैक करके आप जरूर देख सकते हैं। तो ये इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।